नमस्कार। बोकारो पहुंची सीपीआईएम पॉलिट ब्यूरो सदस्य व पूर्व सांसद वृंदा करात। जमकर निकाला भड़ास व प्रधानमंत्री मोदी और उनके सरकार पर लगाए कई आरोप। कहा, अभी बोकारो स्टील पे ये जो हमारे साथियों ने बताया है, मेरा जो मकसद है उसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मकसद है। बोकारो स्टील सिटी है और आज एक और स्टील सिटी विशाखापट्टनम पर सरकार की तरफ से एक बहुत जबरदस्त हमला हुआ है और मैं समझती हुई बोकारो स्टील और स्टील के ऊपर जो निर्भर हजारों के परिवार की संख्या है, यहाँ की क्या स्थिति है उसको जानने के लिए भी मैं यहाँ आई हूँ। हकीकत ये है कि मोदी जी जो भी स्लोगन देते हैं, अभी लोग समझ गए हैं कि मोदी जी का जो नारा है उसका बिल्कुल उल्टा समझना चाहिए। मोदी जी ने कहा गरीबों के लिए हम कर रहे हैं। हमने देखा पूरा महामारी में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जनवरी महीने के, 100 भारत की बिलियनर ने 13 लाख करोड़ रुपया की मुनाफा में बढ़ोतरी की, जबकि दूसरी तरफ 12 करोड़ जनता बेरोजगार हुए। तो गरीबों का अर्थ जो मोदी जी का स्लोगन है, उल्टा कॉर्पोरेट्स का फायदा हुआ। मोदी जी ने कहा हम किसानों की इनकम को दोगुना करेंगे। हकीकत क्या दिख रहा है कि 3 फार्म लॉज को लाकर मोदी जी ने खुलेआम रूप पर बड़े कॉर्पोरेट्स अडानी अंबानी जैसे उनका पूरा रास्ता हमारे देश की एग्रीकल्चर में रास्ता उन्होंने बना लिया। तो किसानों के नाम कानून जिसका फायदा कॉर्पोरेट्स को होने वाला है। और तीसरी बात, उन्होंने एक नारा दिया आत्मनिर्भर देश, और उनकी नीति क्या है? परनिर्भर देश। और परनिर्भर का अर्थ क्या है? परनिर्भर का अर्थ है कॉर्पोरेट्स को बेच दो। मैं बहुत दलीलों के साथ, फैक्ट्स के साथ और सोच समझने के साथ मैं ये आरोप लगाती हूं कि मोदी जी की सरकार इस आत्मनिर्भर देश को परनिर्भर बनाने की नीति, कॉर्पोरेट निर्भर बनाने की नीति, हमारे देश के प्राकृतिक और मजदूरों की मेहनत के कारण जो देश का धन बना है, उसको पर के हाथ में कौन है? वो कॉर्पोरेट्स। मैं आपको एक ठोस मिसाल के रूप में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की प्राइवेटाइजेशन की बात कहना चाहती हूँ। वाजपेयी जी के जमाने में बहुत बड़े संघर्ष के बाद वो स्टील प्लांट बनी। 2000 से लेकर 2017 तक या 2015 तक हर साल मुनाफा था, लेकिन फिर भी 2 साल ही सिर्फ घाटा रहा। 2019 में फिर भी मजदूरों और वहां के तमाम लोगों की मेहनत से उसके बाद 97 करोड़ का मुनाफा कमाया। इस कंपनी का नाम भारत रत्ना कंपनियों में है और ये सरकार, मोदी सरकार, अभी एक साउथ कोरियन बड़ा कंपनी पॉस्को के साथ MOU साइन करके भारत रत्ना कंपनी को साउथ कोरिया रत्ना कंपनी में बदलना चाह रही है। आत्मनिर्भर भारत है कि विदेशी निर्भर भारत को आप बना रहे हैं? आप हमारे देश की मजदूरों की मेहनत को आप बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा प्राइवेटाइजेशन, जो LIC, अभी LIC के अंदर
और हमारे इंश्योरेंस के अंदर 74% FDI लाने का अर्थ क्या, आप लोग खुद समझ लीजिए। वही कंपनियां जो यहां आएंगे अपने देश में, वो लूट रहे जनता को। हमारे देश में इंश्योरेंस का मतलब मजदूर किसानों की, कर्मचारियों की अपनी मेहनत का पैसा इंश्योरेंस में डालते हैं, प्रीमियम देते हैं, अपना मेहनत का वो खुद प्रीमियम भरते हैं, और आप उनकी प्रीमियम का सेविंग्स आप पूरे तौर पर विदेशी कंपनियों को लूटने का रास्ता देना चाहते हैं। क्यों? हमारी LIC में क्या कमी है? हर साल LIC अपना जो जमा हुआ पूंजी है वो सरकार को देती है, सरकार चलाती है, हर साल लेती है। PM केयर फंड में LIC से कितना पैसा मोदी जी ने लिया कर्मचारियों से, और आज वो PM केयर फंड को आपने पॉस्को केयर फंड में बना रहे हैं। अभी ये जो बजट आया, इस बजट में उन्होंने कहा कि जितना हमारी जमीन है हमारे पास हम बेचेंगे। आप बताइए बोकारो में कितना जमीन है स्टील प्लांट के साथ, और ये सब बेचना चाहते हैं। क्यों? किसानों ने दी है ये जमीन पब्लिक सेक्टर कंपनी को। आज बजट के अंदर आपने ऐसी नीति बना ली, आप मोनेटाइज करेंगे। मोनेटाइज का आप समझ लीजिए, मोनेटाइज का मतलब जो भी सरकार की जमीन है वो गरीबों के घरों के लिए नहीं, किसानों की खेती के लिए नहीं, दलित आदिवासियों की रक्षा के लिए नहीं, वो बेचेंगे। देश की भारत रत्न कंपनियों में 2019 में उनका 97 करोड़ रुपया का मुनाफा हुआ, और वो भारत रत्न कंपनी आज साउथ कोरिया पॉस्को कंपनी के हाथों तुम बेचना चाहते हो। 22,000 एकड़ जमीन है जो बेचना चाहते हो। क्या अधिकार है तुम्हारा? ये मोदी सरकार वोट लेकर बनी है, इसलिए भारत देश को बेचने के लिए, भारत की किसान मजदूरों के अधिकार को समाप्त करने के लिए। मोदी जी आप समझ लीजिए, सरकार आपकी जरूर है, लेकिन जब वो आप गलत नीति कर रहे हैं ना, तो सारी जनता खड़ी हो रही है आपके विरोध में, और आपकी सरकार भी नहीं बच पाएगी अगर आप इस प्रकार की घोर राष्ट्र विरोधी नीति अपनाएं। तो मोदी जी की जो भक्त है ना, मोदी जी की भक्त के बारे में मैं क्या कहूं। अगर वो मोदी जी की नीतियों के बारे में अगर विश्लेषण करे तब तो बहस हो सकती है। राष्ट्र भक्ति किसको कहना चाहिए? भगत सिंह राष्ट्रभक्त थे, लेकिन वो वीर सावरकर को वीर मानते हैं, जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ब्रिटिश हुकूमत के सामने हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया। तो ये राष्ट्र भक्ति उनके लिए क्या है? उनका पूरा इतिहास है कि राष्ट्रीय आंदोलन में ये संघ परिवार वाले दूर से भी नहीं दिखे किसी ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में या आजादी के संघर्ष में। आज वो राष्ट्र भक्ति की पाठ पढ़ाएंगे, आज वो राष्ट्र भक्ति की पाठ पढ़ाएंगे किसानों को, जो किसान की बेटा आज हर सीमा पर जवान के रूप में खड़ा है। ये संगीत सिखाएंगे। भैया, ये राष्ट्र भक्ति का दूर से भी इनका लेना देना नहीं है। ये हिंदुस्तान के संविधान को नहीं स्वीकार करते हैं, ये हिंदुस्तान की जनवादी अधिकारों को नहीं समझते हैं, और हकीकत क्या है कि वो अपने तानाशाही सत्ता को उपयोग करके मनमानी तरीके से लागू करना चाहते हैं। ये मन की बात नहीं, ये मनमानी की बात है। ये मैं स्पष्ट कहती हूँ, ये मन की बात बहुत दूर की बात है, ये मनमानी की बात है। लेकिन मैडम ऐसा है कि आप लोग लगातार सवाल उठाती रही हैं, सिद्धांतों का, आदर्शों का, देश का ज्वलन समस्या को उठाते रहे, लेकिन आपको तो जनता ने हाशिए पर ठेल दिया। वाम दल हाशिए पर चले गए, जो भी सवाल उठाते हाशिए पर चले गए, और इन्हीं को जनता। अगर हम वाकई में हाशिए पर चले गए तो रोज संगी कम्युनिस्टों का नाम लेकर हमें क्यों गाली देते? मतलब वो अपना ऊर्जा क्यों खर्च करते? अगर आपकी बात सही है कि कम्युनिस्ट है ही नहीं,
तो रोज कम्युनिस्ट को गाली क्यों देते हैं? इसलिए कि कम्युनिस्ट है किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, और इस बोकारो स्टील को बचाने के लिए कम्युनिस्ट ही काम आएंगे आपके। जैसे विशाखापट्टनम में जहां पूरा स्टील प्लांट और भारत रत्न को बेच रहे हैं, वहां लाल झंडा दिख रहा है। और देश भर में जो भी विरोध कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं अरे ये तो कम्युनिस्ट है। तो मोदी जी की सपना में भी जब कम्युनिस्ट आते हैं तो इसका मतलब हम हाशिए पर नहीं।